हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएड पॉइंट टू पॉइंट एजुकेशन में। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग कोर्स 8 के क्वेश्चन को देख रहे हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देख रहे हैं यूनिट वाइज, जिसमें से हमारे फर्स्ट यूनिट का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगभग समाप्त हो चुका है। उसमें एक आपको ज्ञान का महत्व बच रहा है, तो वो भी एक शॉर्ट वीडियो में आ जाएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल हम सारे यूनिट को कंप्लीट करना है, तो अब हम सेकेंड यूनिट को देखते हैं, जिसमें कि सेकेंड यूनिट का आपका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ज्ञान के वर्गीकरण से संबंधित। वो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ही पूरा पढ़ के बताते हैं। हाँ, क्वेश्चन है आपका, ज्ञान के वर्गीकरण की क्या आवश्यकता है, किस आधार पर इसे वर्गीकृत कर सकते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से करेंगे सो देखते हैं। तो सबसे पहले हम ज्ञान के वर्गीकरण को जानते हैं कि ज्ञान का वर्गीकरण क्यों आवश्यक है और ये क्या है। तो उसको जानने के पहले हम एक बार फिर से ज्ञान के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, इस पृथ्वी का मनुष्य ही एक ऐसा जीवित प्राणी है जो कि ज्ञान प्राप्त करता है और उसे दूसरों को भी प्रदान करता है। तो वास्तव में किसी भी तथ्य से परिचित होने को ज्ञान कहलाता है। मतलब किसी भी चीज़ के बारे में जानना ज्ञान कहलाता है। ये एक सिंपल इसका परिभाषा कह सकते हैं। ज्ञान को सिंपली इस तरह से भी डिफाइन किया जाता है कि किसी भी तथ्य के बारे में परिचित हो जाने को ज्ञान कहा जाता है। तो अब हम देखते हैं कि ज्ञान शब्द का अर्थ क्या है। तो इसको भी इस प्रकार देखेंगे। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ज्ञान शब्द का अर्थ है एक निश्चित मत अथवा वह जो ज्ञात है वही ज्ञान है। अब हम जानते हैं कि ज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया में कौन कौन से पक्ष होते हैं। तो जैसा कि मनुष्य ज्ञान देता है और ग्रहण भी करता है, तो इसमें दो पक्ष हुए। तो इस तरह ज्ञान प्राप्ति के दो महत्वपूर्ण पक्ष हैं। पहला जिज्ञासु, जिसे कि नोअर भी कहते हैं, और दूसरा ज्ञातव्य अर्थात नोई, अर्थात एक ज्ञान देने वाला और दूसरा ज्ञान प्राप्त करने वाला। और ये दोनों कौन हैं? मनुष्य हैं। तो इस प्रकार नोअर और नोई का आपस में संबंध स्थापित होने से ही ज्ञान की उत्पत्ति होती है। देखिए, इसको हम इस प्रकार यहाँ पे एक ड्रॉ के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे ये रहा हमारा नोअर और दूसरी तरफ हो गया नोई, मतलब जिज्ञासु और ज्ञातव्य। और इन दोनों के बीच जो किसी वस्तु के बारे में विचार का आदान प्रदान होता है, वही ज्ञान कहलाता है। देख लीजिए, नोअर और नोई दोनों क्या है? मनुष्य है। उनके बीच किसी वस्तु विचार का आदान प्रदान हो रहा है, जिससे कि ज्ञान प्राप्त करना और ज्ञान देना कहलाया। तो इस तरह हम इसको थोड़ा ड्रॉ भी कर देंगे, तो इसका भी बहुत अच्छा लगता है। आंसर राइटिंग में ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपका ये ड्राइंग। अब देखिए, जिज्ञासु कौन होता है? तो जिज्ञासु सदैव ही मनुष्य होता है। और ज्ञातव्य अर्थात नोई, इसके अंतर्गत वस्तु एवं विचारों को रखा जाता है। देखिए यहाँ पे इसमें दिखाया गया है ना, ये जो ड्रॉ किया हुआ है, इस पे दिखाया गया है कि जिज्ञासु और ज्ञातव्य के बीच में वस्तु और विचार का आदान प्रदान हो रहा है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब मनुष्य ज्ञातव्यों से परिचित होता है, नोई से परिचित होता है, तो उसी को ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। और यह क्रम लगातार ही चलता रहता है। एक मनुष्य दूसरे को ज्ञान देता है, फिर वो तीसरे को देता है। इस प्रकार ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। मनुष्यों के विचारों में विकास के साथ ही ज्ञान का विकास होता है। अब देखिए, जैसे कि एक मनुष्य में कोई विचार आया, वो दूसरे को दिया, फिर दूसरे ने उस विचार को ग्रहण किया, उसके बाद वो उस पर और भी थोड़ा सा एनालिसिस किया, थोड़ा और ज्ञान ग्रहण किया, उसमें और थोड़ा परिवर्तित हुआ, तो वो तीसरे को दिया, तो उसमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन हुआ। ज्ञान का विकास होते जाता है और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, दूसरे से तीसरे, इस प्रकार ज्ञान बढ़ते चला जाता है। ये क्रम 1 से 2 ऐसे ही। अब इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर किसी व्यक्ति में किसी चीज़ को जानने के लिए जिज्ञासा या उत्साह ही नहीं होगा, तो फिर वो ज्ञान ग्रहण ही नहीं करेगा। इसीलिए मनुष्य में किसी भी ज्ञान को ग्रहण करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण उसमें जिज्ञासा और उत्साह का होना अति आवश्यक है।
तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मनुष्य में जिज्ञासा और उत्साह ज्ञान प्राप्त करने का प्रमुख स्रोत है। अब देखिए, अब यहाँ पे हम ज्ञान के शाब्दिक अर्थ को इस प्रकार से भी डिफ़ाइन करते हैं। जैसे कि इसके पहले हमने देखा है कि हमारे दार्शनिकों ने किसी ने ज्ञान को इंद्रियों द्वारा अनुभूति कहा है, तो किसी ने प्रत्यक्षीकरण कहा है। तो यहाँ पे हम इसे अलग अलग भागों में, टुकड़ों में बांट के देखते हैं कि ज्ञान का एक्चुअल शाब्दिक अर्थ क्या है। तो यहाँ देखिए, ज्ञान को अनुभूति प्लस विश्वास, तो अनुभूति के साथ साथ उसमें विश्वास का भी होना ही ज्ञान कहलाता है। अर्थात जब हमें किसी चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त होती है और हम उस पर विश्वास करते हैं, तब वही हमारा असली ज्ञान कहलाता है। तो ये इसके शाब्दिक अर्थ को हम इस प्रकार भी दो टुकड़ों में बांट के तोड़ तोड़ के इसका मीनिंग निकाल सकते हैं। अनुभूति प्लस विश्वास मतलब ज्ञान। अब चलिए, अब हम देखेंगे कि ज्ञान के वर्गीकरण की आखिर आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो इसके लिए हम सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ये वर्गीकरण होता क्या है। तो वर्गीकरण का मेन मतलब होता है कि किसी भी एक प्रकार के चीज़ों को एक ग्रुप में, एक समूह में रख देना। जैसे रंग के आधार पे, उसकी संख्या के आधार पे, उसके लक्षण के आधार पे, उसके आकार के आधार पे। तो जो एक रंग का है उन सबको एक प्रकार के वर्ग में रख देंगे, और जिनका आकार समान है उनको दूसरे प्रकार में रखेंगे। जिनके लक्षण आपस में समान है तो वो तीसरे। जैसे कि हम यहाँ पे एक उदाहरण के द्वारा आपको समझाते हैं। उदाहरण के पहले हम जानते हैं कि ये जो समूहों में बांटना है, तो किसी को समूह में बांटने के पहले हम उसके बारे में ज्ञान रहेगा, तभी तो हम उसको समझेंगे कि हाँ, इसका रंग एक समान है, इसका गुण एक समान है। तो वर्गीकरण होने के लिए पहले ज्ञान का होना आवश्यक है। अब आइए यहाँ पे हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि असंगत को चुनें। जैसे आलू, प्याज, गाजर, टमाटर। तो इनमें टमाटर को सबसे अलग दिखाया गया है। क्यों? क्योंकि बाकी ये सारे जो हैं वो ज़मीन के अंदर उगने वाले हैं और टमाटर ज़मीन के ऊपर। तो इस प्रकार देखिए इनका गुण के आधार पे यहाँ सबको एक समूह में, तीनों को एक समूह में और एक को अलग कर दिया गया है। तो इससे अलग करने से पहले ज्ञात होना आवश्यक है कि इनके क्या क्या गुण हैं, तभी तो हम इनको अलग कर पाएंगे। तो ये हो गया गुण के आधार पर। वही यहाँ पे लिख भी दिया है कि इनमें बाकी तीन जो है वो नीचे पैदा होता है और टमाटर ज़मीन के ऊपर पैदा होता है। फिर और एक और उदाहरण देख लीजिए। यहाँ पे कह रहा है कि समूह या वर्ग के आधार पर वर्गीकरण के उदाहरण। जैसे यहाँ है खिलौना, वाहन, फर्नीचर और पहाड़। इसमें से अलग अलग सबको पहचानना है कि कौन एक समान है और कौन अलग है। तो देखिए इसमें अलग कौन सा है, तो यहाँ पे आंसर दे रहा है पहाड़। तो क्यों? तो क्योंकि खिलौना, वाहन और फर्नीचर ये सब मनुष्य निर्मित चीज़ें हैं, जबकि पहाड़ है ये प्रकृति के द्वारा निर्मित चीज़ें हैं। तो इस प्रकार जब ज्ञान है, हमें ज्ञात है पहले से कि ये कौन मानव निर्मित है और कौन प्रकृति निर्मित, तभी तो इसको हम अलग कर पा रहे हैं। अगर ये ज्ञान ही नहीं होगा तो फिर हम इसको कैसे अलग वर्ग में बांट पाएंगे। तो वही यहाँ कह रहा है कि इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए आपको सबके गुण का, सबके लक्षणों का, जैसे हो सकता है देश की राजधानी के आधार पर आपको अलग अलग वर्गों में बांटने के लिए बोल दे, मुद्रा, राष्ट्रीय खेल, संसद का आगे। तो इन सब प्रकार का ज्ञान होगा तभी तो हम सबको एक दूसरे से क्लासीफाई कर पाएंगे। जैसे पशु पक्षियों का नाम देके भी एक प्रकार के पशु होंगे और एक पक्षी का नाम दे देगा, तो इनका ज्ञान होगा तभी तो हम अलग कर पाएंगे। विज्ञान की शाखा उपशाखा आदि, मतलब इसी प्रकार से ज्ञान होगा तभी हम कर सकते हैं क्लासीफाई। अब चलिए, अब हम यहाँ पे क्या देखते हैं। तो ये था हमारा क्या, किसी वस्तु को उसके अक्षर, शब्द और संख्या के आधार पे अलग करना। तीन तरह से होता है अक्षर, शब्द, संख्या। तो ये हो गया गुणों के आधार पर। अब हम दूसरा, अभी हमने देखा गुणों के आधार पे क्लासिफिकेशन, और दूसरा अब देखते हैं संख्याओं के आधार पे भी वर्गीकरण होता है। तो वो कैसे होता है, तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 4, 20, 31, 32। तो ये अलग अलग
संख्या दिया हुआ है, इनमें से कौन सा एक अलग है उसको अलग निकालना है। तो यहाँ 31 आंसर में दिया, तो वो क्यों है? क्योंकि ये बाकी 31 को छोड़ के बाकी जितने भी हैं वो सभी सम संख्या है, इसलिए 31 अलग हुआ। तो इसके लिए हमको ज्ञान होना आवश्यक है ना कि कौन सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं। तो इस प्रकार हमें सम, विषम, वर्ग, घन, भाज्य, अभाज्य, क्रम संख्या आदि इन सब का भी ज्ञान होना आवश्यक है। अब फिर और भी क्लासिफिकेशन का और भी दूसरा तरीका है। अंग्रेजी के अक्षरों के आधार पे भी किया जा सकता है, भाषा के आधार पे हो सकता है, मानचित्र, रेखा चित्र के आधार। तो इसी प्रकार आप और भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, देश के राज्य राजधानी के आधार पे, मुद्रा के आधार पे। तो इसी तरह आप पॉइंट वाइज करके इसको डिफाइन कर सकते हैं कि इसी के लिए वर्गीकरण वर्ग। अब तो ये पूरा देखने के बाद आप बता सकते हैं कि ज्ञान के वर्गीकरण की क्या क्या आवश्यकता है और किस आधार पर इसे वर्गीकृत किया जा सकता है। उम्मीद है आपको पूरा समझ में आ गया होगा, और अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप इसको एक बार फिर से देख लीजिएगा, सुनिएगा, और ये जो नोट्स है उसको एक बार पढ़िए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यूनिट 2 का आपका एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो फिर बहुत जल्दी लाएंगे। तब तक कीप वॉचिंग और अपनी तैयारी करते रहें। धन्यवाद।